सबसे पहले मैं प्रकाश सर का अभिवादन करना चाहूँगा और उनको वेलकम करना चाहूँगा इस हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे। ये सर एक छोटा-सा इनिशिएटिव है जिसमें कि हम एनजीओज़ को लीगल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि उनको ये समझ में आए कि जिस भी एरिया में वो काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड लॉज़ क्या हैं और उसको किस तरह से प्रोसीड किया जाता है अगर कोई इवेंट हो, और वहां से लेके और उसको एक कंक्लूसिव एंड तक पहुंचाने के लिए। तो मैं सबसे पहले प्रकाश सर का पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रकाश सर का मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। वैसे तो अ, इतनी बड़ी हस्ती है कि इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, लेकिन एक होता है कि हमें इंट्रोड्यूस कराना है। तो प्रकाश सर क्रिमिनल साइड पे ही इनकी प्रैक्टिस है, और ये इस प्रैक्टिस में 2006 से इन्होंने गवर्नमेंट एडवोकेट की तरह से वर्क किया है, और ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल एंड महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बोथ। There is a special study on crime related to women and children. Lectures have been given at various places, and articles have also been written by him. महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दर्द से हमदर्द तक, ये इनकी अपनी एक इनिशिएटिव है। एंड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टू प्रोवाइड फ्री लीगल हेल्प टू नीडी प्रिजनर्स इन मेनी जेल्स। He has written a paper before the Parliamentary Standing Committee in Delhi regarding the marriageable age of girls. He uses he guided Amitabh Bachchan, Taapsee Pannu movie Pink on how criminal court cases work. A legal fight has been fought against various movie, drama, and web series advertisements showing our tradition and culture in a wrong way. ये इनका बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव रहा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा कि इस तरह की बहुत सारी चीजें आ रही। Sen has worked in hundred of criminal cases, including many high-profile cases. उसमें से कई आप लोगों को पता भी होंगे। शक्ति मिल रेप केस है, अन्ना भाव साथे कारपोरेशन स्कैम है, फेक टीआरपी केस जो अभी चल रहा था, जिसमें बहुत सारी न्यूज आई थी, उसमें भी सर ने रिप्रेजेंट किया था। बेस्ट बेकरी केस है, मालानी लिकर स्कैंडल केस है, दाभोलकर मर्डर केस है, इसमें भी सर ने रिप्रेजेंट किया था। अनंत पत्रवाला मर्डर केस है। तो सर का और सर की सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड केसेस को, ये इनका एक्सपर्टाइज है इसमें। तो इसके साथ ही मैं सर से पुनः अभिवादन करूंगा, और प्लीज सर, ये आपका प्लेटफॉर्म है अब। धन्यवाद मुकुल जी, मेरा परिचय कराने के लिए धन्यवाद। अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि 20 से 25 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जैसे कि आपने बताया था कि इसमें ज़्यादातर एनजीओ और कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ इसमें है जो सोशियोलॉजी के हैं जी। तो आपने ये भी बताया था कि ज़्यादा यानी जो किताबों में लिखा है वो तो कोई भी पढ़ सकता है, जो प्रैक्टिकली जो समस्याएं आती है यह कार्य करते वक्त एनजीओस को और बाकी सबको, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए आपने मुझे कहा था। तो जो विषय आपने चुना है सही में बहुत अच्छा विषय है। 2012 से ये लॉ आया है, फिर भी वैसे देखा जाए तो ये नया ही है, क्योंकि बाकी अगर लॉ हम देखेंगे तो ये कई साल पुराने लॉ है। कुछ लॉ 100 साल, कुछ 50 साल, 60-70 साल ऐसे है। तो 10 साल में इतना कुछ उसमें जो स्टडी मटेरियल है जितने लेवल पे चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी लॉ जो है, जो संसद में बनाया जाता है वो भी एज अ लॉ करके इम्प्लीमेंट होता है, और जो अलग-अलग वक्त जो कुछ भी
जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के आते हैं, वो भी लॉ के तौर पे माने जाते हैं। तो 10 सालों के दौरान कई सारे जजमेंट पोक्सो के बारे में आए हैं, लेकिन वो इतने भी नहीं है जैसे बाकी लॉज में आए हैं। इसीलिए जब हम इस विषय में बात करते हैं, इस विषय में काम करते हैं या स्टडी करने की सोचते हैं, तो सफिशिएंट मटेरियल हमारे सामने नहीं है जिसमें से हम इसको प्रॉपरली समझ लें। तो जब हम पोक्सो विषय के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि पोक्सो लॉ क्यों लाया गया है। देखिए, जो हमारे जो 2012 तक जो एग्जिस्टिंग लॉज थे, वैसे देखा जाए तो वो सफिशिएंट नहीं थे क्या कि एक नया कानून लाने की जरूरत पड़ी। तो ये जो नया कानून जो लाया है, ये कुछ विशेष अ, वजह से लाया गया है। उसका सबसे पहले वजह यह है कि यह कानून बच्चों को सामने रखे हुए इम्प्लीमेंट किया गया है। पहले कानून में यह सुविधा भी थी, लेकिन जो बच्चों के लिए जो चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, वो हर जगह पे, यानी जहाँ-जहाँ बच्चों से संपर्क होगा, उस हर जगह पे चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। यह किसी भी एक कानून में आज तक लिखा हुआ नहीं था, जो इसमें लिखा गया है। यह इस कानून की विशेषता है। दूसरी विशेषता इस कानून में क्या है कि यह कानून लाने से पहले कोई भी मेल चाइल्ड, यानी कोई भी लड़का जो माइनर है, उसके साथ अगर कुछ गलत बर्ताव किया जाता है, कुछ सेक्सुअल इंटेंशन से टच किया जाता है, तो ऐसे कोई अच्छी धाराएँ किसी कानून में नहीं थी जिसके वजह से उस बात को प्रॉपरली एफआईआर उसका हो, उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और ऐसे जो बच्चों के ऊपर अत्याचार करते हैं उनको शिक्षा होने के लिए कोई प्रॉपर कानून नहीं था। अभी इस कानून की विशेषता यही है कि फर्स्ट टाइम इस कानून को बच्चों को देख के बनाया गया है। इसमें जो सेक्शन 2D है, उसके हिसाब से चाइल्ड की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी वो लड़का हो या लड़की हो, वो जो 18 साल के अंदर है उसके लिए यह कानून लागू होगा। अभी ऐसा है कि जब हम कोशिश करते हैं कि इस कानून के बारे में कुछ सोचे समझे या इसमें काम करें, तो हमको सबसे पहले बच्चों में काम करते वक्त ऐसी केसेस लॉन्च ना हो, यानी बच्चों के साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए हमने सोचना चाहिए। यानी अलग अलग स्टेज हो सकती है कि कोई इंसिडेंट, स्टेज बिफोर द इंसिडेंट, स्टेज आफ्टर द इंसिडेंट एंड स्टेज आफ्टर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। तो इसमें ऐसा है कि जब हम किसी एनजीओ के द्वारा बच्चों में कार्य करते हैं, तो बच्चों के साथ दिन ब दिन जो कुछ, जहाँ कहीं भी बच्चे जाते हैं, उनके साथ जो कुछ कोई बर्ताव कर रहा है, वो बर्ताव कैसा है, अच्छा है या बुरा है, यह समझ वो बच्चों में लाने के लिए हमने एज ए एनजीओ मेंबर हमने काम करना चाहिए। जैसे गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कौन सी चीज अगर की है, कहाँ पे टच किया है तो वो ऑफेंस है, किस इंटेंशन से किया है तो वो ऑफेंस है, कौन सी चीजें अगर अच्छे इससे किए हैं इंटेंशन से तो ऑफेंस कैसे नहीं है। ऐसे हमको बच्चों को धीरे धीरे एक काउंसलिंग के तौर पे या फिर कुछ प्रोग्राम लेके हमको बच्चों को समझाना है, जहाँ जहाँ बच्चे हैं, स्कूल में या फिर किसी हॉस्टल में या कोई सोसाइटीज में भी हम ऐसे प्रोग्राम ले सकते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम, जिसके वजह से बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को पता चले कि यह कौन सी बात ऑफेंस है और कौन सी बात नहीं है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। उसी तरह कोई भी ऐसी एक्ट होने से पहले हमको ये भी समझाना जरूरी है कि अगर ऐसे किसी बच्चे के साथ होता है तो उन्होंने, बच्चे ने या उसके पेरेंट्स ने क्या उस पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्या फैसिलिटीज उनके लिए अवेलेबल है।
जैसे कि हम सब अलग अलग छोटी बड़ी संस्थाओं में काम करते हैं, लेकिन हम सब यह कानून तो पढ़ सकते हैं, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इस कानून में जो स्पेशल प्रोविजन दी गई है कि अगर किसी के साथ ऐसे इंसिडेंट होता है, तो जहाँ-जहाँ बच्चों का संपर्क होगा, यानी वो पुलिस स्टेशन है, उसके बाद वो अगर अस्पताल है, उसके बाद अगर वो अ, बच्चों का स्कूल है या घर है या कोर्ट है, जहाँ कहीं भी इस ऑफेंस से रिलेटेड बच्चों से संपर्क आएगा, वहाँ पे आपको कैसे चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ये इस कानून में लिखा गया है। तो अगर आप ये सब पढ़ के समझ चुके हैं, तो आपको ये बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को आपको एक्सप्लेन करना है। कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस की रिपोर्टिंग कम क्यों होती है? क्योंकि लोगों के मन में डर रहता है कि ऐसे हमने अगर कहा तो समाज वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे और उनका देखने का नज़रिया हमारे लिए शायद बदल सकता है। इसी वजह से लोग रिपोर्टिंग करने के लिए सामने कम आते हैं। इस कानून की वही विशेषता है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी का जो इसमें क्लॉज़ है कि कोई भी बच्चा जो ऐसे जिसके साथ ऐसे बुरी हरकत किसी ने की है, उस बच्चे की आइडेंटिटी किसी भी तौर से डिस्क्लोज़ ना होनी चाहिए। यह प्रोविज़न इसमें दी गई है जो आपको पेरेंट्स को और बच्चों को समझाना है। अभी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ किस-किस वजह से हो सकती है? तो बच्चा किस स्कूल में है, बच्चा किस कॉलेज में है, किस एरिया में रहता है, किस कॉलोनी में, चौल में रहता है, उसका नाम, उसके पेरेंट्स का नाम, उसके उसके दोस्तों का नाम। यह कोई भी चीज़ डिस्क्लोज़ करना यानी इस कानून के तहत एक ऑफेंस है। यानी अगर आप देखते होंगे कि आपने देखा होगा कि कई बार न्यूज़ में जो स्टेबल जो अच्छे मैच्योर्ड न्यूज़ चैनल या न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, वो बच्चों के विक्टिम्स के नाम नहीं लेते हैं और कई बार कई लोग उसके नाम लेते हैं। तो ऐसी भी अनेक केसेस हुई है जो जिसमें बच्चों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ की गई है और उसके वजह से उन लोगों के ऊपर केसेस हुआ है। तो एक बार अगर पेरेंट्स कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं समाज को ये चीज़ पता ही नहीं चलेगी यानी बहुत लिमिटेड लोगों को ही पता चलेगी कि ऐसे हमारे साथ हुआ है और हमने केस किया है, तो लोग आगे आएँगे केसेस दर्ज कराने के लिए। और लोग आगे आने ही चाहिए क्योंकि जो ऐसे राक्षस होते हैं, जो ऐसे सेक्सुअल ऑफेंस के कल्प्रिट होते हैं, वो अगर एक बार करते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है, तो वो ये बात फिर से कर सकते हैं। तो यह इस कानून की विशेषता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज इसमें है। दूसरा ऐसा है कि पुलिस के पास जाने के लिए लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि पुलिस कहीं की भी हो, दिल्ली की हो, महाराष्ट्र की हो, कहीं भी हो। लेकिन पुलिस का अपना एक स्टाइल होता है, एक बोलने का एक तरीका होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कॉमन मैन या बच्चे वहाँ पे जाके जाने से डरते हैं। अभी पुलिस का ये जो स्टाइल है, गलत है क्या? तो नहीं। क्योंकि उनको जिस लोगों में काम करना पड़ता है, वो इस तरह से उनसे बात नहीं करेंगे, तो पुलिस के लिए जो डर है, वो लोगों के मन में कम हो जाएगा। इसीलिए पुलिस उनकी जगह सही है। लेकिन इस कानून में यह प्रोविज़न है कि अगर ऐसे कोई बच्चा या उसके पेरेंट्स जाते हैं, तो जो ऑफिसर है, उन्होंने वहाँ यूनिफ़ॉर्म में नहीं होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर ने। अगर कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में जज साहब भी यूनिफ़ॉर्म में नहीं होने चाहिए। जो दोनों साइड के लॉयर्स हैं, वो भी यूनिफ़ॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जो कोर्ट रूम है बड़ा वाला, उसमें ये केस हियरिंग नहीं होनी चाहिए। जो हियरिंग है, ये कोर्ट के जज के चेंबर में होनी चाहिए। यह इन कैमरा होनी चाहिए। उसी तरह कई सारे कोर्ट्स में तो ऐसे भी देखा गया है कि एक बच्चों के लिए एक अच्छा रूम बनाया गया है, जहाँ विक्टिम्स या सर्वाइवर या जो कुछ भी सेक्सुअल ऑफेंस के बच्चे हैं, जो आते हैं और उनको रिलैक्स करने के लिए वहाँ कुछ खेलने के लिए ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। जैसे दीवारों पे कुछ कार्टून्स के पेंटिंग्स बनाए हैं, वहाँ कुछ स्विंग रखा गया है, वहाँ कुछ स्लाइडिंग रखा गया है, कुछ छोटे-छोटे खिलौने रखे हैं।
तो ऐसे सब माहौल क्रिएट करने की वजह से बच्चा जो पुलिस का यूनिफ़ॉर्म या कोर्ट का एटमॉस्फेयर देख के डर सकता है, तो वो डर उसका कम होगा और जो सच उसके साथ हुआ है, वह सच बाहर आने के लिए हेल्प हो जाएगी। तो एक एनजीओ के सदस्य के नाते हमको यही देखना है कि जो इस कानून में प्रावधान किए हैं, उसकी पूर्तता हो रही है या नहीं हो रही है। कानून में सब लिखा है, अगर नहीं हो रही तो उसके लिए हमने कहाँ बोलना है, क्या करना है। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखते हैं, तो इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग बढ़ेगी और इसमें आगे जो पर्पज़ ये कानून बनाने के पीछे था, वो पर्पज़ सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह जब अस्पताल में ऐसे विक्टिम्स को लेके जाया जाता है, तो अस्पताल में भी कुछ ऐसा माहौल चाहिए जिसकी वजह से वो वहाँ पे रिलैक्स हो जाए। अगर विक्टिम फीमेल है, तो उनकी जाँच फीमेल डॉक्टर ने ही करनी चाहिए। डॉक्टर, पुलिस वाला या जज साहब या वकील जब कभी भी विक्टिम से या बच्चों से पूछताछ कर रहे हो, तब उनका जिस व्यक्ति पे ज़्यादा भरोसा है, उस व्यक्ति के सामने उनसे पूछताछ होनी चाहिए। वो व्यक्ति उनके माता-पिताजी हो सकते हैं या और कोई उनके रिश्तेदार हो सकते हैं या उनके दोस्त भी हो सकते हैं। यानी जिनके प्रेज़ेंस में बच्चे एकदम कंफर्टेबल हो जाए, उनके प्रेज़ेंस में उनकी पूछताछ करनी चाहिए। वो डॉक्टर करे, पुलिस अफ़सर करे या फिर कोर्ट में जो कुछ भी जिरह होती उस वक़्त भी, चीफ एग्ज़ामिनेशन, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के वक़्त। तो बच्चों के मन में जो डर है, वो सब डर कम होने के लिए ये सब प्रोविज़न्स अलग-अलग निकाली गई है। जब-जब अ, कोर्ट में क्या सवाल क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में एक्यूज़ के वकील पूछेंगे, इस डर से भी कई बार कोर्ट में पेरेंट्स आते नहीं हैं, बच्चों को लाते नहीं हैं या फिर बार-बार उनको आना पड़ेगा, चक्कर काटना पड़ेगा, जो बार-बार उनको उसमें परेशानी सहन होगी, लोगों के सामने जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें नहीं हो इसके लिए भी प्राविधान इस कानून में है। कोई भी विक्टिम को, कोई भी बच्चों को बार-बार एविडेंस के लिए बुलाना नहीं चाहिए, ऐसे इसमें लिखा गया है। उसी तरह जब कभी भी बच्चों को ज़रूरत है, तो संस्था जो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गनाइज़ेशन एनजीओ है, उस एनजीओ के द्वारा उनको चाहिए वो हेल्प सभी जगह पे प्रोवाइड करने का प्रोविज़न इस कानून में है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये सेक्सुअल ऑफेंस है, इसमें जो उसके साथ गंदी हरकत हुई रहती है, जो सोच के या याद करके भी उनको बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे केसेस के वक़्त डिफेंस लॉयर के द्वारा उसी सब चीज़ों को पूछते वक़्त बच्चों को तकलीफ हो सकती है। इसीलिए इस कानून में यह भी लिखा गया है कि अगर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के लिए कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं, तो डिफेंस लॉयर ने डायरेक्ट विटनेस को ना पूछते हुए उन्होंने जज साहब को वो सवाल लिख के देने हैं और जज साहब उनको वो सवाल पूछेंगे और जो जवाब आएगा वो लिख के लेंगे। ऐसा है कि जो माहौल है वहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है। जैसे कई सारे कोर्ट में जब बच्चे आते हैं तो उनके लिए चॉकलेट रखी जाती है, कुछ कोई छोटा-सा खिलौना रखा जाता है, इवन जज साहब के टेबल पे भी। उसी तरह एक प्रोविज़न इसमें ये भी है, जिसका हमने भी ध्यान देना चाहिए जब हम अगर ऐसे बच्चों के साथ गए हैं, कोर्ट रूम में या कई जगह, तो जो एक्यूज़ है, एक्यूज़ को बच्चे ना देख पाए, ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट उस कोर्ट में होनी चाहिए या पुलिस स्टेशन में भी अगर वो दोनों अवेलेबल है, तो बच्चे एक्यूज़ को देख नहीं पाए, ऐसा ही अरेंजमेंट होना चाहिए। क्योंकि ऐसे हो सकता है कि बच्चे उनको डर के सच बात जो है वो ना बोले। तो एक संस्था के प्रतिनिधि नाते हमको यह भी देखना है कि ऐसे अरेंजमेंट है या नहीं है। कई बार पुलिस को इस सब के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसी वजह से उनसे उनकी तरफ से ये नेग्लिजेंटली हो जाता है, लेकिन इसका परिणाम जो है केस पे लॉन्ग टर्म होता है। क्योंकि अगर
बच्चे कुछ डरते हैं और सच सामने नहीं लाते हैं, तो जो कुछ उनके साथ हुआ है वो सामने नहीं आएगा, और जिस पर्पस के लिए ये सब लॉ बना है उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। उसी तरह जैसे हम कहते हैं कि एक्यूज को राइट है कोर्ट में क्या चल रहा है वो देखने के लिए, तो इस लॉ में लिखा गया है कि अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि एक्यूज को कोर्ट में क्या हो रहा है ये दिखना चाहिए। यानी बच्चे दिख रहे हैं, जज साहब दिख रहे हैं, सब वकील दिख रहे हैं, क्या हो रहा है, ऑडिबल डिस्टेंस है। तो ऐसे अरेंजमेंट इसमें होना चाहिए। इसीलिए कई बार क्या करते हैं, तो बीच में ऐसे कर्टेन लगाते हैं और फिर उसके वो पार एक्यूज को रखते हैं, ये पार बाकी प्रोसीडिंग चलती है। कई जगह पे तो वन साइडेड मिरर लगाते हैं, जिसमें से बच्चों को इधर का नहीं दिखता है लेकिन एक्यूज को उधर का दिखता है, और माइक के ऊपर बात करने के बाद स्पीकर पे उनको आवाज आती है। तो अगर आप एनजीओ के प्रतिनिधि के नाते अगर कोर्ट में गए हैं और ऐसे कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम सामने वाले लॉयर ने अगर बच्चों को हैरेस करने के लिए कहा है, तो आपने ये चीज बतानी है कि ऐसे ऐसे इसमें रूल्स है, इसीलिए आपको ये फॉलो करने हैं, और वैसे अरेंजमेंट नहीं है तो वैसे अरेंजमेंट कीजिए, उसके बाद उनका एविडेंस लीजिए। अभी बड़े शहरों में ये सब चेंजेस कोर्ट रूम्स में किए गए हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतना जल्दी सब इंटीरियर प्लेसेस जो है पूरे देश भर में वहाँ पे हुई है। धीरे-धीरे इसमें बदलाव आ रहे हैं और धीरे-धीरे ये सब हो रहा है। तो यह जो एक संस्था के प्रतिनिधि के नाते हमारा जो दायित्व है, यह बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि शक्ति मिल रेप केस के बारे का वक़्त का आपको बताता हूँ, तो ये जो इतना खराब ये केस था, इस वक़्त जब विक्टिम को लाया जाता था, तो एक दूसरे एंट्रेंस से उनको लाया जाता था। उनको कंप्लीटली अ, वेल के अंदर उनको लाया जाता था, किसी को वो दिखे ना। उसके बाद जो एनजीओज़ के लोग हैं, वह उनके लिए साथ में रहते थे। ऐसे हर केसेस में ऐसे होता है कि उनको पूरा असिस्टेंस वहाँ पे देने का अरेंजमेंट कोर्ट करते हैं। अभी कई बार ऐसे होता है कि कोई एक स्टेट का बच्चा किसी दूसरे स्टेट में गया है और वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, और उस स्टेट की लैंग्वेज तो बच्चों को आती नहीं है। तो इस कानून में यह प्राविधान है कि बच्चों को जिस भाषा में वो कंफर्टेबल है, उसी भाषा में बच्चों का स्टेटमेंट लेना चाहिए, उसी भाषा में उससे बातचीत करनी चाहिए। बच्चों का एविडेंस भी उसी उसी भाषा में लेना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो कोई इंटरप्रेटर उसमें ऐड करना चाहिए, जो बच्चों की भाषा समझ के लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके जज साहब को, पुलिस को, डॉक्टर को, जो कोई भी उनको बताए। इसके पीछे यह भी धारणा है कि अगर मीडिएटर वहाँ पे नहीं होगा, ट्रांसलेटर नहीं होगा, तो एग्ज़ैक्टली बच्चों के साथ जो हुआ है वही एज़ इट इज़ लिखा जाएगा, यह संभावना कम है। जो पुलिस लिखती है, हर स्टेट की पुलिस चार्जशीट उनकी लोकल लैंग्वेज में बनाती है। इसीलिए लो जो बच्चे बताते हैं उनके लैंग्वेज में और लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो साइन करने के पहले या जो कोई भी अगर अनपढ़ है तो थंब इम्प्रेशन लगाने के पहले ज़रूरी नहीं कि उसको वो पूरा जो लिखा है समझ ही जाए। उसी तरह ऐसे भी हो सकता है कि कई बार जो लोकल पुलिस है वो लोकल पर्सन को, एक्यूज़ पर्सन को हेल्प करे, और जो कुछ भी थोड़े से चेंजेस उसमें एक्यूज को सपोर्ट करने वाले उसमें कर दे। इसीलिए वो जानना समझना ज़रूरी है जो जो कि उसमें लिखा गया है। इसीलिए इस कानून में स्पेसिफिक लिखा है कि बच्चों को जिस भाषा में वो कंफर्टेबल है, उस भाषा में ही उनका ज़बानी लेना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। उसी तरह अगर कोई बच्चा यह है, दिव्यांग है, डम डिफ है या जो कोई अलग है, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, तो उसको समझ में आए ऐसी अरेंजमेंट करने की ज़िम्मेदारी पुलिस की है, कोर्ट की है, सबकी है। ताकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो सामने सबके आ सके।
तो एक संस्था के प्रतिनिधि इस नाते से हमको यह भी देखना है कि अगर ऐसे अ, दिव्यांगों के साथ कुछ हुआ है और ऐसे अरेंजमेंट नहीं की है, तो हमने उनको बताना है कि ये आपको अरेंजमेंट करनी होगी और तभी वो बच्चों के साथ क्या हुआ ये सामने आएगा। यह सब जब हम करते हैं, एक संस्था का कार्य करते वक़्त, तो हमने एक हमारी जो आँखें हैं, कान हैं, ये खुले रख के ये सब करना चाहिए। आँख और कान खुले रखने का मतलब यह है कि जो हमको दिख रहा है वो भी और जो दिख नहीं रहा है वो भी देखने की हमको ज़रूरत है। कई बार इस लॉ का मिसयूज़ भी हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो बच्चे यह बच्चे हैं, उनको 2 दिन, 4 दिन कोई कुछ बता दे तो वो वैसा बोल सकते हैं। तो जो कुछ भी बच्चे बोल रहे हैं कि उनके साथ हुआ है, तो यह हमने खुद भी थोड़ा सोचना है कि यह बच्चे जो है ये इनको कोच करके तो लाया नहीं है, इनको पढ़ा के तो लाया नहीं है पुलिस के सामने या हमारे सामने या फिर कोर्ट के सामने। जब कभी भी कोई केस की स्टोरी हम सुनते हैं, स्टोरी मतलब कि बैकग्राउंड कि एक्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है, बट विक्टिम्स का बैकग्राउंड क्या है, वो एक-दूसरे को जानते थे या नहीं जानते थे, प्लेस ऑफ इंसिडेंट क्या है, टाइम ऑफ इंसिडेंट क्या है। तो यह सब पढ़ने के बाद, समझने के बाद हमको समझ में आता है कि एक्यूज़ और विक्टिम यह एक-दूसरे को जानते थे या नहीं जानते थे। इनकी मुलाकात पहले हुई थी या नहीं हुई थी। यह यह जो ऑफेंस हुआ है, यह किस सिचुएशन में हुआ है। तब हमें हमको ज़रूर यह ध्यान में आता है कि एक्यूज़ पहचान का था, नहीं पहचान का था। तो कभी-कभी हमको ये ध्यान में आता है, यह जो बच्चा है, कृपया आप म्यूट कर लीजिए, चित्रा जी। यह जो बच्चा है, इस बच्चे ने जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, तो कभी-कभी ऐसे ध्यान में आता है कि वो दोनों में कुछ न कुछ रिलेशन है। कभी-कभी सेकंड मैरिज किसी का होता है, तो पहले वाइफ के जो बच्चे हैं, वो मेजर है, तो वो कोई ऐसा गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। कभी-कभी पड़ोसी के ऊपर केस किसी ने किया है, तो ध्यान में आता है कि अर्लियर एनमिटी उनके बीच में है, उनके बीच में कोई दुश्मनी है, पहले से है। कभी-कभी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, उसका और बच्चों के पेरेंट्स का खेत आजू-बाजू में है, जाने के रास्ते की वजह से कुछ डिस्प्यूट है या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या कोई और वजह है। तो जब कभी भी ऐसी कुछ चीज़ हमको दिखाई दे, जिसमें से हम कुछ फाउल स्मेल आता है, तो उसको हमने बारीकाई से उसमें देखना है क्योंकि कोई अच्छा आदमी, बेगुनाह आदमी इसमें फँसना नहीं चाहिए। जैसे हमारा लॉ कहता है, हमारा जो जनरल प्रिंसिपल है कि 99 गुनहगार छूटे तो भी चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ऐसा है फिर भी कुछ लॉज़ जो है, जो उस वक़्त की ज़रूरत देख के बनाए गए हैं, उस लॉज़ में प्रिज़म्पशन के क्लॉज़ हैं। यानी प्रिज़म्पशन यानी पुलिस जिसको एज़ अ एक्यूज़ फिक्स करेगी, उसी ने यह गुनाह किया है, ऐसा कोर्ट और सब लोग मानेंगे। तो पुलिस को ये प्रूव नहीं करना है इस केस में, सेक्शन 2930 के तहत कि इस आरोपी ने यह गुनाह किया है। प्रिज़म्पशन वाले केस में आरोपी को प्रूव करना पड़ता है कि मैंने यह गुनाह नहीं किया है। तो ओनस जो है वो एक्यूज़ के ऊपर होता है। इसीलिए यह केस जो है यह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बाकी आईपीसी ऑफेंस के लेवल पे अगर देखा जाए तो। तो जब कभी भी ऐसी स्ट्रॉन्ग एक्ट के अंडर अगर कोई एलिगेशन है, तो एक संस्था के प्रतिनिधि के नाते हमारा यह भी दायित्व है कि किसी बेगुनाह व्यक्ति को तो इसमें फिक्स नहीं किया जा रहा है, प्लांट नहीं किया जा रहा है, ये देखना है हमको। इसीलिए मेरा ये भी कहना है कि ये जो चीज़ है कि बिटवीन द लाइन्स पढ़ना या जो दिख रहा है
जो नहीं दिख रहा है वो देखना, ये जो मैच्योरिटी है ये काम करके ही आएगी, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद ही ये चीजें आपको आएगी। लेकिन ये बहुत इसमें जरूरी है, इस केसेस में जो है कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा है। कई बार ऐसे भी बाद में सामने आता है कि कई लोगों को इसमें झूठा फंसाया गया। एक संस्था के प्रतिनिधि के नाते हमको यह भी देखना है कि इस टाइप की केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन जल्द से जल्द हो जाए। जैसे कि 377, 376 के जो केसेस है, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट जो है, इस ऑफेंस में मेडिकल एग्जामिनेशन अगर जल्दी करते हैं तो जितना जल्दी करते हैं उतने ज्यादा प्रूफ मिलने के इसमें संभावनाएं हैं। अगर बच्चे बात ले ले, कपड़े चेंज कर ले, या फिर जहाँ कहीं भी इंसिडेंट हुआ है वो जगह अगर क्लीन कर दी गई, या फिर कुछ दिनों बाद अगर मेडिकल किया गया, तो जो एक्सटर्नल इंजुरीज है, जो इंटरनल इंजुरीज है, वो धीरे धीरे गायब भी हो सकती है। तो इसीलिए तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन होना इस केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह बच्चों ने ये भी आपको ये करना है, आपने बच्चों को और पेरेंट्स को यह भी समझाना है कि जो हुआ है वो एज इट इज बताइए। कई बार बढ़ा चढ़ा के वो लोग बताते हैं जिसका फायदा एक्यूज को हो सकता है, वो केस से सही सलामत छूट सकता है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर बताया जाए कि किसी मुकुल जी कोई माइनर तो नहीं है ना अपने इस बीच में? नहीं सर, नहीं सर। जी। कई बार ऐसे भी होता है कि जस्ट प्राइवेट पार्ट को टच किया है, और जो एलिगेशन है वो फिंगरिंग का बताते हैं या कंप्लीट पेनेट्रेशन का बताते हैं। तो ऐसे अगर एक्स्ट्रा बताते हैं तो मेडिकल में ये चीज सामने आ सकती है। अगर फिंगरिंग किया है, एज कम है, तो उसमें इंजुरीज इंटरनल भी दिख सकती है। कभी कभी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि मैंने भी बहुत रेसिस्ट किया, मैंने बाल खींचा, उसको काटा ईटा, ये सब चीजें हैं, और इमीडिएट मेडिकल है तो ये चीजें तो एक्यूज के बॉडी पे दिखेगी नहीं। तो इसीलिए आपने उनको यह भी बताना है कि जो एज इट इज है वही सब आना जरूरी है, वो मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त भी, और उसी तरह जब एविडेंस में हम जाते हैं तब भी। हमको लगता है, यानी कुछ लोगों को लगता है कि हम अगर ज्यादा स्ट्रांग बोल दे तो ज्यादा सजा होगी और केस स्ट्रांग हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होता है। बच्चों को हमने बताना है कि जो 161 का जो पर्पस है, या 164 का जो स्टेटमेंट है जो लिया जाता है, वो ओमिशन और कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए ऐसे नहीं होना चाहिए कि जब 161 या 164 लिया गया है, 161 और 164 तो आप सबको पता ही होगा। 161 यानी जो पुलिस स्टेटमेंट लेती है, 164 जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने लिया जाता है वो स्टेटमेंट। तो 161, 164 में जो बताया गया है वो दोनों में कुछ डिस्क्रिपेंसीज अगर आती है तो उसका बेनिफिट एक्यूज ले सकता है। उसी तरह ये दोनों में जो बताया गया है उसके अलावा या उसकी कुछ एडिशनल अगर कोर्ट में अगर गवाही में बताया गया तो उसका भी बेनिफिट एक्यूज को मिल सकता है। इसलिए एक संस्था के प्रतिनिधि के नाते हमको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो सही में हुआ है, यही हम एज्यूम करेंगे कि जो सही में हुआ है वही उन्होंने पुलिस को बताया है, वही उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब को बताया है, इसीलिए उन्होंने वही कोर्ट में बताना है। तो यह छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है। कई बार क्या होता है कि जब पुलिस के सामने कुछ बच्चा बताता है और बच्चा बताता कुछ और है और पुलिस लेता कुछ और है, उनकी स्टाइल से, यूजुअल स्टाइल से। इसमें क्या होता है कि बच्चे ने जो बताया है वो तो ऑन पेपर नहीं आया है, लेकिन बच्चे ने जो बताया वही वो कोर्ट में बताएगा। इसीलिए जो ऑन पेपर है वो और कोर्ट में जो ऑन ओथ है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इसका फायदा भी आरोपी को हो सकता है। तो संस्था के प्रतिनिधि के नाते आपको
यह आपका ये अधिकार भी है कि आपने देखना है कि वो सब वैसे के वैसे लिखा है या नहीं। तो आपने पुलिस को पोलाइटली समझाना है कि आप उसी तरह लिखिए जिस तरह बच्चा बता रहा है। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अगर मोस्टली अगर लिखते हैं बच्चे का स्टेटमेंट तो ज़्यादा कन्वीनिएंट होता है। उसी तरह उसमें पुलिस ने उसको लीड नहीं करना है जब स्टेटमेंट लेते हैं उस वक़्त भी। तो इसका भी फ़ायदा डिफेंस ले सकता है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, तो इसका ध्यान हमको हर वक़्त जब-जब हम काम करते हैं, चिन्ह यहाँ से तब-तब हमको इसका ध्यान रखना है। उसी तरह अगर जो जिस जगह पे अगर ऐसी कोई घटना हुई है, वो तो बता रहा है, ये उसको पूछना है। क्योंकि अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो ज़रूर वहाँ पे कुछ इंसिडेंट के कुछ ना कुछ उनको पुलिस को क्लूज़ मिल सकते हैं, कुछ एविडेंसेस मिल सकते हैं, कुछ विटनेसेस मिल सकते हैं। सपोज़ अगर कुछ 376 या सेक्शन 4-6 का कुछ ऑफेंस है, तो उसमें 4-6 ऑफ पॉक्सो एक्ट, तो उसमें पुलिस को स्पॉट पे कुछ ना कुछ एविडेंस तुरंत मिल सकते हैं। तो अगर सिंपल किसी ने किसी को सेक्सुअल इंटेंशन से टच किया है, तो उसमें ऐसे फॉरेंसिक एविडेंस या मेडिकल एविडेंस तो मिलेंगे नहीं, या किसी ने विदाउट टच जस्ट जस्ट कुछ गेस्चर कर दिया है जो सेक्शन 12 में आ सकता है, तो उसमें इन चीज़ों के इतने मायने नहीं हैं। लेकिन जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, वह जगह अगर प्रॉपर बताई जाए और वो अगर पब्लिक प्लेस है, तो पुलिस देख सकती है कि आजू-बाजू में कुछ सीसीटीवी थे क्या? पुलिस देख सकती है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उस व्यक्ति का सीडीआर लोकेशन उस वक़्त वहीं पे था क्या? टावर लोकेशन वहीं पे था क्या? पुलिस देख सकती है कि अगर वो डे लाइट में अगर वो इंसिडेंट हुआ है, तो उस वो एरिया उस वक़्त क्राउडेड होता है या नहीं होता है? पुलिस देख सकती है कि सही में ऐसे इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ है? कोई आई विटनेस इंडिपेंडेंट आई विटनेस मिलता है क्या? तो वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट भी प्रॉपर बताना ज़रूरी है। तो संस्था के प्रतिनिधि के नाते हमको ध्यान रखना है। जो कपड़े इंसिडेंट के वक़्त पहने होते हैं, उस कपड़ों का क्या हुआ? अभी भी वो जब कंप्लेंट कर रहे हैं, तो अभी भी है क्या बॉडी के ऊपर? कई बार कंप्लेंट्स लेट ही होती है क्योंकि सब लोग डरते हैं आगे आने के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मानहानि, बदनामी ये सब चीज़ों की वज़ह से। तो बाद में जो कंप्लेंट की जाती है, उसमें जी क्षमा कीजिए, तो बाद में जो कंप्लेंट की जाती है, उसमें उस वक़्त के इंसिडेंट के वक़्त के कपड़े कहाँ हैं, ये हमने पूछना है। यह जो कपड़े हैं, ये उसके बाद वॉश किए हैं या नहीं, ये पूछना है। वह कपड़े प्रॉपरली पुलिस पंचनामा के अंडर सीज़ कर रही है या नहीं, ये हमने देखना है। सीज़ करने के बाद वो प्रॉपरली सील कर रही है या नहीं, ये देखना है। उसके ऊपर अगर कुछ स्पॉट्स हैं, ब्लड स्टेन है, सीमेंट स्टेन है, जो कुछ भी है, तो वो प्रॉपरली भेजा गया है या नहीं लैब को, ये आपको पुलिस को पूछना है। तो ये सब चीज़ें जो है, यह सच्चे यानी कल्प्रिट को उसमें सज़ा दिलाने तक यूज़फुल है, या जो इनोसेंट है उसको उसमें से निकालने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसी तरह एक विक्टिम या विक्टिम के पेरेंट्स के नाते उनको राइट है कि उनके केस में क्या-क्या एप्लीकेशंस आरोपी के द्वारा किए जा रही है, उसकी जानकारी उनको मिलने का राइट है। सेक्शन 40 रूल 4 के अंडर भी उनको राइट है कि सब जो कॉपीज़ है, या वो प्रोसिक्यूशन करे या फिर एक्यूज़ करे, उसकी
जो सब एप्लीकेशंस की कॉपी उनका मिलना उनका राइट है, उसको प्रॉपरली रिप्लाई देने का उनको राइट है, उनके वकील को वहाँ पे हियरिंग के लिए खड़े होने का राइट है। प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन हर अर्जी में उनका आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जामीन ज़मानत की अर्जी में ही उनका रिप्रेजेंटेशन हो। तो अगर यह इंटीमेशन हमको अगर कोर्ट से नहीं मिल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से नहीं मिल रहा है, तो एक संस्था के प्रतिनिधि के नाते आपको वह एक करेस्पॉन्डेंस करना ज़रूरी है कि यह हमारे पीछे सब हो रहा है, हमको ये सब बताया नहीं जा रहा है। तो उसी तरह जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोग्रेस है, उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने विक्टिम्स या विक्टिम्स के फैमिली को बताना ज़रूरी है। तो यह सब चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी है लेकिन केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है। यह सब चीज़ों को देखने के लिए मानसिक रीत्या विक्टिम की फैमिली इतनी कैपेबल उस स्टेज में नहीं रहती है क्योंकि रिसेंटली सब इंसिडेंट हुआ होता है। कई चीज़ें मीडिया में आती होती है। बार-बार पुलिस पूछताछ करती है, डॉक्टर पूछताछ करते हैं और एक डर सा लगा रहता है, कई लोगों का पहचान के लोगों का फ़ोन आते आते रहता है। इसीलिए वो मेंटली स्टेबल उस वक़्त रहेंगे ही ये सब चीज़ें देखने के लिए, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपका यह कर्तव्य है कि यह चीज़ें आपने देखना है। और ये जो विक्टिम्स हैं, इनको जो मनोधैर्य योजना के तहत जो कुछ भी इनको मॉनेटरी हेल्प का जो प्रोविज़न है, वह मिलने के लिए तुरंत उसको मिले, इसके लिए भी आपको कोशिश करना है। तो मुकुल जी, जो मुझे एक प्रैक्टिकली जो सामने आया, जो मुझे बताना ठीक लगा, मैंने सबके सामने रखा। शेड्यूल किती वाजले? तो एक शॉर्ट में कुछ अगर 1-2 लोगों के अगर सवाल है, तो हम लेते हैं, नहीं तो आप समाप्त कर सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। ये आपने जो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बताई, यही वो चीज़ें हैं जो कि फाइनली कन्विक्शन या रिलीज़ में ये सारे फैक्टर होते हैं। एक तरह से आपने मैनुअल दे दिया लोगों को, ये चीज़ें जो है वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं सर। क्योंकि यही एक जहाँ से पूरी की पूरी बात ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था, वो यही थी कि ये छोटी-छोटी चीज़ें नहीं होती हैं ग्राउंड पे, इसलिए कन्विक्शन रेट कम होते हैं। तो आपने तो पूरा मैनुअल ही दे दिया सर। इसमें मैं अब ओपन करना चाहूँगा, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं प्लीज़। सर, मैं अरुण बोल रहा हूँ, अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी राजगढ़ से। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सीडब्ल्यूसी सपोर्ट पर्सन अपॉइंट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ऐसे विक्टिम्स को मदद कर पाना कठिन होता है, तो क्या किया जाए? जी, आप उनको करस्पॉन्डेंस कीजिए और उसका सब जो है डॉक्यूमेंट सब सँभाल के रखिए और ज़रूरत पड़ी तो आप कोर्ट में उसमें जा सकते हैं। कैसा है, थोड़ा-सा आपको ये बोल के ही थोड़ा-सा यानी साम-दाम दंड-भेद से आपको करवाना होगा। और ये इस लॉ में जो है ना, सेक्शन 21 जो है बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंडर जी। आप आप यानी जिसके अंडर अगर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करता है तो किसी के ऊपर भी केस हो सकती है। फिर वो पुलिस वाला हो, सीडब्ल्यूसी मेंबर हो, कोई डॉक्टर हो या कोई भी हो, यानी जो देखता है कि ऐसे ऑफेंस हुआ है और पुलिस को रिपोर्टिंग नहीं करता है, तो उसके ऊपर भी केस हो सकती है, जिसमें 6 महीने तक उसको सज़ा का प्राविधान है उसमें।
मुकुल जी, मुझे लगता है अगर कुछ नहीं है तो हम समाप्त करते हैं। मुझे थोड़ा-सा एक जगह निकलना था। हाँ। जी सर, मैं ऐसा है कि अगर इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन होगा तो मैं उसको अपने व्हाट्सएप पे मंगा लूंगा और इसके बाद फिर आपसे डिस्कस करके उनको मैं आंसर कर दूंगा सर। जो भी छोटा मोटा जो कुछ भी क्वेश्चन आता है तो वो। और सर धन्यवाद, आप आए और हम लोगों को ये ज्ञान दिया जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी सर। मुकुल जी, एक तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो ये इनिशिएटिव कर रहे हैं बहुत अच्छा है। जो आपका नाम है उस नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है, दिदित्सु में। और कई सारे लोगों को इसका फायदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और आपका यह कार्य है, यह जारी रहे। इसमें कुछ आगे भी मेरे हेल्प लगे तो आप बताइए, जरूर सर इसमें मेरा योगदान रहेगा। जी सर, जी सर, धन्यवाद। आपने मुझे ये लास्ट वाली बात कही कि आपका योगदान में रहेगा तो हम थोड़ा सा और अच्छा लगता है। आ, धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य टाइम दिया सर। हम इसी तरह से जुड़े रहेंगे और मैं आपको पुनः कांटेक्ट करूंगा सर। धन्यवाद जी, सर। नमस्कार। हाँ, मैं लेफ्ट होता नमस्कार। हूँ अभी। जी। जी जी सर।